मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। मन की बात का ये 12वाँ एपिसोड है और इस हिसाब से देखें तो 1 साल बीत गया। पिछले वर्ष 3 अक्टूबर को पहली बार मुझे मन की बात करने का सौभाग्य मिला था। मन की बात, एक वर्ष, अनेक बातें। मैं नहीं जानता हूँ कि आपने क्या पाया, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, मैंने बहुत कुछ पाया। लोकतंत्र में जनशक्ति का अपार महत्व है। मेरे जीवन में एक मूलभूत सोच रही है और उसके कारण जनशक्ति पर मेरा अपार विश्वास रहा है। लेकिन मन की बात ने मुझे जो सिखाया, जो समझाया, जो जाना, जो अनुभव किया, उससे मैं कह सकता हूँ कि हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा जनशक्ति अपरंपार होती है। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जनता जनार्दन ये ईश्वर का ही अंश होता है। मैं मन की बात के मेरे अनुभवों से कह सकता हूँ कि हमारे उस पूर्वजों की सोच में एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। मन की बात के लिए मैं लोगों से सुझाव मांगता था और शायद हर बार 2 या 4 सुझाव को ही हाथ लगा पाता था, लेकिन लाखों की तादाद में लोग सक्रिय होकर के मुझे सुझाव देते रहते थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। वरना प्रधानमंत्री को संदेश दिया, mygov.in पर लिख दिया, चिट्ठी भेज दी, लेकिन एक बार भी हमारा मौका नहीं मिला तो कोई भी व्यक्ति निराश हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। हाँ, मुझे इन लाखों पत्रों ने एक बहुत बड़ा पाठ भी पढ़ाया। सरकार के अनेक बारीक कठिनाइयों के विषय में मुझे जानकारी मिलती रही और मैं आकाशवाणी को भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इन सुझावों को सिर्फ एक कागज़ नहीं माना, एक जन सामान्य की आकांक्षा माना। उन्होंने इसके बाद कार्यक्रम किए, सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों को आकाशवाणी में बुलाया और जनता जनार्दन ने जो बातें कही थी उनके सामने रखी। कुछ बातों का निराकरण करने का प्रयास किया। सरकार के भी हमारे भिन्न-भिन्न विभागों ने लोगों के इन पत्रों का एनालिसिस किया और वो कौन-सी बातें हैं कि जो पॉलिसी मैटर हैं, वो कौन-सी बातें हैं जो पर्सन के कारण परेशानी है, वो कौन-सी बातें हैं जो सरकार के ध्यान में ही नहीं है। बहुत सी बातें ग्रास रूट लेवल से सरकार के पास आने लगी। और ये बात सही है कि गवर्नेंस का एक मूलभूत सिद्धांत है कि जानकारी नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए और मार्गदर्शन ऊपर से नीचे की तरफ जाना चाहिए। ये जानकारियों का स्रोत मन की बात बन जाएगा, ये कहाँ सोचा था किसी ने, लेकिन ये हो गया। और उसी प्रकार से मन की बात ने समाज शक्ति की अभिव्यक्ति का एक अवसर बना दिया। मैंने एक दिन ऐसे ही कह दिया था कि सेल्फी विथ डॉटर, और सारी दुनिया अचरज हो गई। शायद दुनिया के सभी देशों से किसी न किसी ने लाखों की तादाद में सेल्फी विथ डॉटर, और बेटी को क्या गरिमा मिल गई। और जब वो सेल्फी विथ डॉटर करता था तब अपनी बेटी का तो हौसला बुलंद करता था, लेकिन अपने भीतर भी एक कमिटमेंट पैदा करता था। जब लोग देखते थे उनको भी लगता था कि बेटियों के प्रति उदासीनता अब छोड़नी होगी। एक साइलेंट रिवॉल्यूशन था। भारत के टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे ही नागरिकों को कहा था, इनक्रेडिबल इंडिया, कि भाई आप भी तो जाते हो, चाहे कोई अच्छी तस्वीर है तो भेज देना, मैं देखूंगा। यूं ही हल्की फुल्की बात की थी, लेकिन क्या बड़ा गजब हो गया। लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के हर कोने की ऐसी ऐसी तस्वीरें लोगों ने भेजी। शायद भारत सरकार के टूरिज्म ने, राज्य सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कभी सोचा भी नहीं होगा
कि हमारे पास ऐसी-ऐसी विरासतें हैं। एक प्लेटफ़ॉर्म पर सब चीज़ें आई और सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। लोगों ने काम को बढ़ा दिया। मुझे खुशी तो तब हुई कि पिछले अक्टूबर महीने के पहले मेरी ये पहली मन की बात थी, तो मैंने गांधी जयंती का उल्लेख किया था और लोगों को ऐसे ही मैंने प्रार्थना की थी कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती हम मना रहे हैं। एक समय था खादी फॉर नेशन, क्या समय का तकाजा नहीं है कि खादी फॉर फैशन? और लोगों को मैंने आग्रह किया था कि आप खादी खरीदिए, थोड़ा बहुत कीजिए। आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूँ कि पिछले 1 वर्ष में करीब-करीब खादी की बिक्री डबल हुई है। अब ये कोई सरकारी एडवर्टाइजमेंट से नहीं हुआ है, अरबों-खरबों रुपया खर्च करके नहीं हुआ है। जनशक्ति का एक एहसास, एक अनुभूति। एक बार मैंने मन की बात में कहा था, गरीब के घर में चूल्हा जलता है, बच्चे रोते रहते हैं, गरीब माँ, क्या उसे गैस सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए? और मैंने संपन्न लोगों से प्रार्थना की थी कि आप सब्सिडी सरेंडर नहीं कर सकते क्या? सोचिए। और मैं आज बड़े आनंद के साथ कहना चाहता हूँ कि इस देश के 30 लाख परिवारों ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी है और ये अमीर लोग नहीं हैं। एक टीवी चैनल पे मैंने देखा था कि एक रिटायर्ड टीचर, विधवा महिला, वो कतार में खड़ी थी सब्सिडी छोड़ने के लिए। समाज के सामान्य जन भी, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, जिनके लिए सब्सिडी छोड़ना मुश्किल काम है, लेकिन ऐसे लोगों ने छोड़ा। क्या ये साइलेंट रिवॉल्यूशन नहीं है? क्या ये जनशक्ति के दर्शन नहीं है? सरकारों ने भी सबक सीखना होगा कि हमारी सरकारी चौखट में जो काम होता है, उस चौखट के बाहर एक बहुत बड़ी जनशक्ति का एक सामर्थ्यवान, ऊर्जावान और संकल्पवान समाज है। सरकारें जितनी समाज से जुड़ करके चलती हैं, उतनी ज़्यादा समाज में परिवर्तन के लिए एक अच्छी कैटलिस्ट एजेंट का रूप में काम कर सकती है। मन की बात में मुझे सब जिन चीज़ों पर मेरा भरोसा था, लेकिन आज वो विश्वास में पलट गया, श्रद्धा में पलट गया। और मैं इसलिए आज मन की बात के माध्यम से फिर एक बार जनशक्ति को शत-शत वंदन करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। हर छोटी बात को अपनी बना ली और देश की भलाई के लिए अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है? मन की बात में इस बार मैंने एक नया प्रयोग करने के लिए सोचा। मैंने देश के नागरिकों से प्रार्थना की थी कि आप टेलीफोन करके अपने सवाल, अपने सुझाव दर्ज करवाइए। मैं मन की बात में उस पर ध्यान दूंगा। मुझे खुशी है कि देश में से करीब 55,000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आए। चाहे सियाचिन हो, चाहे कच्छ हो या कामरूप हो, चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, हिंदुस्तान का कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा जहाँ से लोगों ने फ़ोन कॉल्स न किए हो। ये अपने आप में एक सुखद अनुभव है। सभी उम्र के लोगों ने संदेश दिए हैं। कुछ तो संदेश मैंने खुद ने सुनना भी पसंद किया, मुझे अच्छा लगा। बाकियों पर मेरी टीम काम कर रही है। आपने भले 1 मिनट 2 मिनट लगाए होंगे, लेकिन मेरे लिए आपका फ़ोन कॉल, आपका संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी सरकार आपके सुझावों पर ज़रूर काम करेगी। लेकिन एक बात मेरे लिए आश्चर्य की रही और आनंद की रही। वैसे ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, लेकिन मेरा अनुभव अलग रहा। इन 55,000 लोगों ने अपने तरीके से अपनी बात बतानी थी। बेरोक-टोक था, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन मैं हैरान हूँ। सारी बातें ऐसी ही थी जैसे मन की बात की छाया में हो, पूरी तरह सकारात्मक, सुझावात्मक, सृजनात्मक। यानी देखिए, देश का सामान्य नागरिक भी सकारात्मक सोच लेकर के चल रहा है। ये तो कितनी बड़ी पूंजी है देश की। शायद 1% 2% ऐसे फोन हो सकते हैं कि जिसमें कोई गंभीर प्रकार की शिकायत का माहौल हो, वरना 90% से भी ज्यादा
एक ऊर्जा भरने वाले, आनंद देने वाली बातें लोगों ने कही है। एक बात और ध्यान में मेरे आई, खास करके स्पेशली एबल्ड, उसमें भी खास करके दृष्टिहीन अपने स्वजन, उनके काफ़ी फ़ोन आए हैं। लेकिन उसका कारण ये होगा शायद ये टीवी देख नहीं पाते, ये रेडियो ज़रूर सुनते होंगे। दृष्टिहीन लोगों के लिए रेडियो कितना बड़ा महत्वपूर्ण होगा वो मुझे इस बात से ध्यान में आया है। एक नया पहलू मैं देख रहा हूँ और इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं इन लोगों ने और सरकार को भी संवेदनशील बनाने के लिए काफ़ी है। मुझे अलवर राजस्थान से पवन आचार्य ने एक संदेश दिया है। मैं मानता हूँ पवन आचार्य की बात पूरे देश को सुननी चाहिए और पूरे देश ने माननी चाहिए। देखिए वो क्या कहना चाहते हैं, जरूर सुनिए। मेरा नाम पवन आचार्य है और मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरा मैसेज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये है कि कृपया आप इस बार मन की बात में पूरे भारत देश की जनता से आह्वान करें कि दिवाली पर वो अधिक से अधिक मिट्टी के दियों का उपयोग करें। इससे पर्यावरण का तो लाभ होगा ही होगा और हजारों कुम्हार भाइयों को रोजगार का अवसर मिलेगा। धन्यवाद। पवन, मुझे विश्वास है कि पवन की तरह आपकी ये भावना हिंदुस्तान के हर कोने में जरूर पहुंच जाएगी, फैल जाएगी। अच्छा सुझाव दिया है और मिट्टी का तो कोई मोल ही नहीं होता है और इसलिए मिट्टी के दिए भी अनमोल होते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी उसकी एक अहमियत है और दिया बनता है गरीब के घर में। छोटे छोटे लोग इस काम से अपना पेट भरते हैं और देशवासियों को मैं जरूर कहता हूँ आने वाले त्योहारों में पवन आचार्य की बात अगर हम मानेंगे तो उसका मतलब है कि दिया हमारे घर में जलेगा लेकिन रोशनी गरीब के घर में होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, गणेश चतुर्थी के दिन मुझे सेना के जवानों के साथ 2-3 घंटे बिताने का अवसर मिला। जल, थल और नभ सुरक्षा करने वाले हमारी जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, 1965 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसको 50 वर्ष पूर्ण हुए उसके निमित्त दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक शौर्यांजलि प्रदर्शनी की रचना की है। मैं उसे चाव से देखता रहा। गया था तो आधे घंटे के लिए, लेकिन जब निकला तब 2.5 घंटे हो गए और फिर भी कुछ अधूरा रह गया। क्या कुछ वहाँ नहीं था, पूरा इतिहास जिंदा करके रख दिया है। एस्थेटिक दृष्टि से देखें तो भी उत्तम है, इतिहास की दृष्टि से देखें तो बड़ा एजुकेटिव है और जीवन में प्रेरणा के लिए देखें तो शायद मातृभूमि की सेवा करने के लिए इससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती है। युद्ध के जिन प्राउड मोमेंट्स और हमारे सेनानियों के अदम्य साहस और बलिदान के बारे में हम सब सुनते रहते थे। उस समय तो इतना फोटोग्राफ भी अवेलेबल नहीं थे, इतनी वीडियोग्राफी भी नहीं होती थी। इस प्रदर्शनी के माध्यम से उसकी अनुभूति होती है। लड़ाई हाजी पीर की हो, असल उत्तर की हो, चाविंदा की लड़ाई हो और हाजीपुर पास के जीत के दृश्यों को देखें तो रोमांच होता है और अपने सेना के जवानों के प्रति गर्व होता है। मुझे उन वीर परिवारों से भी मिलना हुआ, उन बलिदानी परिवारों से मिलना हुआ और युद्ध में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था वे भी अब जीवन के उत्तर कालखंड में है, वे भी पहुंचे थे और जब उनसे हाथ मिला रहा था तो लग रहा था कि क्या ऊर्जा है, एक प्रेरणा देता था। अगर आप इतिहास बनाना चाहते हैं तो इतिहास की बारीकियों को जानना समझना जरूरी होता है। इतिहास हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। इतिहास से अगर नाता छूट जाता है तो इतिहास बनाने की संभावनाओं को भी पूर्ण विराम लग जाता है। इस शौर्य प्रदर्शनी के माध्यम से इतिहास की अनुभूति होती है, इतिहास की जानकारी होती है और नए इतिहास बनाने की प्रेरणा के बीज भी बोए जा सकते हैं। मैं आपको, आपके परिवारजनों को, अगर आप दिल्ली के आसपास हैं, शायद प्रदर्शनी अभी कुछ दिन चलने वाली है, आप जरूर देखना और जल्दबाजी मत करना मेरी तरह। मैं तो 2-2.5 घंटे में वापस आ गया, लेकिन आपको तो 3-4 घंटे जरूर लग जाएंगे। जरूर देखिए। लोकतंत्र की ताकत देखिए। एक छोटे बालक ने प्रधानमंत्री को आदेश किया है, लेकिन वो बालक जल्दबाजी में अपना नाम बताना भूल गया है, तो मेरे पास उसका नाम तो है नहीं, लेकिन उसकी बात
प्रधानमंत्री को तो गौर करने जैसी है ही है, लेकिन हम सभी देशवासियों को गौर करने जैसी है। सुनिए ये बालक हमें क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो आपने स्वच्छता अभियान चलाया है उसके लिए आप हर जगह, हर गली में डस्टबिन लगवाएं। इस बालक ने सही कहा है। हमें स्वच्छता एक स्वभाव भी बनाना चाहिए और स्वच्छता के लिए व्यवस्थाएं भी बनानी चाहिए। मुझे इस बालक के संदेश से एक बहुत बड़ा संतोष मिला। संतोष इस बात का मिला, 2 अक्टूबर को मैंने स्वच्छ भारत को लेकर के एक अभियान को चलाने की घोषणा की और मैं कह सकता हूँ शायद आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि संसद में भी घंटों तक स्वच्छता के विषय पर आजकल चर्चा होती है। हमारी सरकार की आलोचना भी होती है। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है कि मोदी जी बड़ी-बड़ी बातें करते थे स्वच्छता की, लेकिन क्या हुआ? मैं इसे बुरा नहीं मानता हूँ। मैं इसमें से अच्छा ही ये देख रहा हूँ कि देश की संसद भी भारत की स्वच्छता के लिए चर्चा कर रही है। और दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ संसद और एक तरफ इस देश का शिशु, दोनों स्वच्छता के ऊपर बात करें, इससे बड़ा देश का सौभाग्य क्या हो सकता है। ये जो आंदोलन चल रहा है विचारों का, गंदगी के तरफ नफरत का जो माहौल बन रहा है, स्वच्छता की तरफ एक जागरूकता आई है, ये सरकारों को भी काम करने के लिए मजबूर करेगी, करेगी, करेगी। स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को भी, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो या राज्य हो या केंद्र हो, हर किसी को इस पर काम करना ही पड़ेगा। इस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है, कमियों के रहते हुए भी आगे बढ़ाना है और इस भारत को 2019 में जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मनाएंगे, महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने की दिशा में हम काम करें। और आपको मालूम है महात्मा गांधी क्या कहते थे? एक बार उन्होंने कहा है कि आज़ादी और स्वच्छता दोनों में से मुझे एक पसंद करना है तो मैं पहले स्वच्छता पसंद करूंगा, आज़ादी बाद में। गांधी के लिए आज़ादी से भी ज़्यादा स्वच्छता का महत्व था। आइए हम सब महात्मा गांधी की बात को मानें और उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ कदम हम भी चलें। दिल्ली से गुलशन अरोड़ा जी ने माय गॉव पर एक मैसेज छोड़ा है। उन्होंने लिखा है कि दीनदयाल जी की जन्म शताब्दी के बारे में वो जानना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, महापुरुषों का जीवन सदा सर्वदा प्रेरणा का कारण रहता है और हम लोगों का काम महापुरुष किस विचारधारा के थे उसका मूल्यांकन करना हमारा काम नहीं है। देश के लिए जीने मरने वाले हर कोई हमारे लिए प्रेरक होते हैं और इन दिनों में तो इतने सारे महापुरुषों को याद करने का अवसर आ रहा है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल। कितने अनगिनत नाम हैं। मैं तो बहुत कुछ ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये देश तो बहुरत्ना वसुंधरा है। आप कोई भी डेट निकाल दीजिए, इतिहास के जरों से कोई न कोई महापुरुष का नाम मिल ही जाएगा। आने वाले दिनों में इन सभी महापुरुषों को हम याद करें, उनके जीवन का संदेश हम घर घर तक पहुँचाएं और हम भी उनसे कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें। मैं विशेष करके 2 अक्टूबर के लिए फिर से एक बार आग्रह करना चाहता हूँ। 2 अक्टूबर पूज्य बापू महात्मा गांधी की जन्म जयंती। मैंने गत वर्ष भी कहा था कि आपके पास हर प्रकार के फैशन के कपड़े होंगे, हर प्रकार का फैब्रिक होगा, बहुत सी चीज़ें होगी, लेकिन उसमें खादी का भी स्थान होना चाहिए। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि 2 अक्टूबर से लेकर के 1 महीने भर खादी में रियायत होती है, उसका फ़ायदा उठाया जाए और खादी के साथ साथ हैंडलूम को भी उतना ही महत्व दिया जाए। हमारे बुनकर भाई कितनी मेहनत करते हैं। हम 125 करोड़ देशवासी 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया की भी कोई हैंडलूम की चीज़, कोई खादी की चीज़ खरीद लें, अल्टीमेटली वो पैसा वो गरीब बुनकर के घर में जाएगा, खादी बनाने वाली गरीब विधवा के घर में जाएगा। और इसलिए इस दिवाली में हम खादी को जरूर अपने घर में जगा दें, अपने शरीर पर जगा दें।
मैं कभी ये आग्रह नहीं करता कि आप पूर्ण रूप से खादीधारी बने, कुछ, बस इतना ही आग्रह है मेरा। और देखिए, पिछली बार आपने करीब-करीब बिक्री को डबल कर दिया। कितने गरीबों का फ़ायदा हुआ है। जो काम सरकार अरबों-खरबों रुपए के एडवर्टाइजमेंट से नहीं कर सकती है, वो आप लोगों ने छोटे से मदद से कर दी। यही तो जनशक्ति है। और इसलिए मैं फिर से एक बार उस काम के लिए आपको आग्रह करता हूँ। प्यारे देशवासियों, मेरा मन एक बात से बहुत आनंद से भर गया है। मन करता है इस आनंद का आपको भी थोड़ा स्वाद मिलना चाहिए। मैं मई महीने में कोलकाता गया था और सुभाष बोस के परिवारजन मिलने आए थे। उनके भतीजे चंद्रा बोस ने सब ऑर्गेनाइज किया था। काफ़ी देर तक सुभाष बाबू के परिवारजनों के साथ हँसी खुशी की शाम बिताने का मुझे अवसर मिला था। और उस दिन ये तय किया था कि सुभाष बाबू का बृहद परिवार प्रधानमंत्री निवास स्थान पर आए। चंद्रा बोस और उसके परिवारजन इस काम में लगे रहे थे। और पिछले हफ्ते मुझे कन्फर्मेशन मिला कि 50 से अधिक सुभाष बाबू के परिवारजन प्रधानमंत्री निवास स्थान पर आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी का पल होगा। नेताजी के परिवारजन शायद उनके जीवन में पहली बार सबको मिलकर के एक साथ प्रधानमंत्री निवास जाने का अवसर आया होगा। लेकिन उसके ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री निवास स्थान में ऐसी मेहमान नवाजी का सौभाग्य कभी भी नहीं आया होगा जो मुझे अक्टूबर में मिलने वाला है। सुभाष बाबू के 50 से अधिक और सारे परिवार के लोग अलग-अलग देशों में रहते हैं। सब लोग खास आ रहे हैं। कितना बड़ा आनंद का पल होगा मेरे लिए। मैं उनके स्वागत के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ही आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। एक संदेश मुझे भार्गवी कानडे की तरफ से मिला और उसका बोलने का ढंग, उसकी आवाज़, ये सब सुनकर के मुझे लगा वो खुद भी लीडर लगती है और शायद लीडर बनने वाली होगी, ऐसा लगता है। मेरा नाम भार्गवी कानडे है। मैं प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप युवा पीढ़ी को वोटर्स रजिस्ट्रेशन के बारे में जागरूक करें, जिससे आने वाले समय में युवा पीढ़ी का सहभाग बढ़े और भविष्य में युवा पीढ़ी का महत्वपूर्ण सहयोग सरकार चुनने में हो और चलाने में भी हो सके। धन्यवाद। भार्गवी ने कहा है कि मतदाता सूची में नाम रजिस्टर करवाने की बात और मतदान करने की बात, आपकी बात सही है। लोकतंत्र में हर मतदाता देश का भाग्य विधाता होता है और ये जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ रही है। मतदान का परसेंटेज भी बढ़ रहा है और मैं इसके लिए भारत के चुनाव आयोग को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। कुछ वर्ष पहले हम देखते थे कि हमारा इलेक्शन कमीशन एक सिर्फ रेगुलेटर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज हमारा इलेक्शन कमीशन सिर्फ रेगुलेटर नहीं रहा है, एक प्रकार से फैसिलिटेटर बन गया है, वोटर फ्रेंडली बन गया है और उनकी सारी सोच, सारी योजनाओं में मतदाता उनके केंद्र में रहता है। ये बहुत अच्छा बदलाव है। लेकिन सिर्फ चुनाव आयोग काम करता रहे इससे चलने वाला नहीं है। हमने भी स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ले में ये जागृति का माहौल बनाए रखना चाहिए। सिर्फ चुनाव आए तब जागृति हो, ऐसा नहीं। मतदाता सूची अपग्रेड होती रहनी चाहिए। हमने भी देखते रहना चाहिए मुझे अमूल्य जो अधिकार मिला है वो मेरा अधिकार सुरक्षित है कि नहीं, मैं अधिकार का उपयोग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये आदत हम सबको बनानी चाहिए। मैं आशा करता हूँ देश के नौजवान अगर मतदाता सूची में रजिस्टर नहीं हुई है तो उन्हें होना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। और मैं तो चुनावों के दिनों में पब्लिकली कहा करता हूँ कि पहले मतदान फिर जलपान, इतना पवित्र काम है, हर किसी ने करना चाहिए। परसों मैं काशी का भ्रमण करके आया, बहुत लोगों से मिला, बहुत सारे कार्यक्रम हुए, इतने लोगों से मिला, लेकिन 2 बालक जिनकी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक मुझे क्षितिज पांडे करके 7वीं कक्षा का छात्र मिला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वैसे है बड़ा तेज तर्रार, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा गजब है, लेकिन इतनी छोटी आयु में
फिजिक्स के अनुसंधान में उसकी रुचि मैंने देखी। मुझे लगा कि बहुत कुछ वो पढ़ता होगा, इंटरनेट सर्फिंग करता होगा, नए-नए प्रयोग देखता होगा, रेल एक्सीडेंट कैसे रोके जाएँ, कौन सी टेक्नोलॉजी हो, एनर्जी में खर्चा कैसे कम हो, रोबोट में फीलिंग कैसे आए, न जाने क्या-क्या बातें बता रहा था। बड़ा गजब का था भाई। खैर मैं बारीकी से उसका ये तो नहीं देख पाया कि वो जो कह रहा है उसमें कितनी बारीकी है, क्या है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी रुचि, और मैं चाहता हूँ हमारे देश के बालकों का विज्ञान के प्रति रुचि बढ़नी चाहिए। बालक के मन में लगातार सवाल उठने चाहिए, क्यों, कैसे, कब, ये बालक मन से पूछना चाहिए। वैसे ही मुझे सोनम पटेल, एक बहुत ही छोटी बालिका से मिलना हुआ। 9 साल की उम्र है। वाराणसी के सुंदरपुर निवासी सदाब्रिज पटेल की वो एक बेटी, बहुत ही गरीब परिवार की बेटी है। और मैं हैरान था कि बच्ची पूरी गीता उसको कंठस्थ है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि जब मैंने उसको पूछा तो वो श्लोक भी बताती थी, अंग्रेजी में इंटरप्रिटेशन करती थी, उसकी परिभाषा करती थी, हिंदी में परिभाषा करती थी। मैंने उनके पिताजी को पूछा तो बोले वो 5 साल की उम्र से बोल रही है। मैंने कहा कहाँ सीखा? बोले हमें भी मालूम नहीं है। तो मैंने कहा और पढ़ाई में क्या हाल है, सिर्फ गीता ही पढ़ती रहती है और भी कुछ करती है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो मैथमेटिक्स एक बार हाथ ले ले तो शाम को उसको सब मुँह पाठ होता है, हिस्ट्री ले ले शाम को सब याद होता है। बोले हम लोगों के लिए भी आश्चर्य है पूरे परिवार में कि कैसे उसके अंदर है। मैं सचमुच में बड़ा प्रभावित था। कभी कुछ बच्चों को सेलिब्रिटी का शौक हो जाता है, ऐसा ही सोनम में कुछ नहीं था। अपने आप में उसको ईश्वर ने कोई शक्ति जरूर दी है, ऐसा लग रहा था मुझे। खैर इन दोनों बच्चे मेरी काशी यात्रा में एक विशेष मेरी मुलाकात थी, तो मुझे लगा आपसे भी बता दूं। टीवी पर जो आप देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, उसके सिवाय भी बहुत सारे काम हम करते हैं और कभी-कभी ऐसे कामों का कुछ आनंद भी आता है। वैसे ही इन 2 बालकों के साथ मेरी बातचीत मेरे लिए यादगार थी। मैंने देखा है कि मन की बात में कुछ लोग मेरे लिए काफ़ी कुछ काम लेकर के आते हैं। देखिए हरियाणा के संदीप क्या कह रहे हैं। संदीप हरियाणा। सर मैं चाहता हूं कि आप जो मन की बात ये महीने में एक बार करते हैं, आपको वीकली करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बातों से काफी प्रेरणा मिलती है। संदीप जी आप क्या क्या करवाओगे मेरे पास? महीने में एक बार करने के लिए भी मुझे इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, समय का इतना एडजस्ट करना पड़ता है। कभी-कभी तो हमारी आकाशवाणी के सारे हमारे साथियों को आधा-आधा पौना-पौना घंटा मेरा इंतजार करके बैठे रहना पड़ता है। लेकिन मैं आपकी भावना का आदर करता हूँ। आपके सुझाव के लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी तो 1 महीने वाला ही ठीक है। मन की बात का एक प्रकार से 1 साल पूरा हुआ है। आप जानते हैं सुभाष बाबू रेडियो का कितना उपयोग करते थे। जर्मनी उन्होंने से अपना रेडियो शुरू किया था और हिंदुस्तान के नागरिकों को आज़ादी के आंदोलन के संबंध में वो लगातार रेडियो के माध्यम से बताते रहते थे। आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत एक वीकली न्यूज़ बुलेटिन से उन्होंने की थी। अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, पश्तो, उर्दू सभी भाषाओं में ये रेडियो वो चलाते थे। मुझे भी अब आकाशवाणी पर मन की बात करते करते अब 1 साल हो गया है। मेरे मन की बात आपके कारण सच्चे अर्थ में आपके मन की बात बन गई है। आपकी बातें सुनता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके सुझाव देखता हूँ, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुँचती है। बोलता मैं हूँ लेकिन बात आपकी होती है और यही तो मेरा संतोष है। अगले महीने मन की बात के लिए फिर से मिलेंगे। आपके सुझाव मिलते रहें। आपके सुझावों से सरकार को भी लाभ होता है, सुधार की शुरुआत होती है। आपका योगदान मेरे लिए बहुमूल्य है, अनमोल है। फिर एक बार आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।